एक्सपीरियंस भी नहीं हो। सर आ गए हैं, सर आ गए हैं। जी। ठीक है, अब कर लो। अच्छा, चलें जी, हम दोबारा रिज्यूम करते हैं। मेरा ख्याल है मुझे कोई फ़हीम थोड़ा बताना यार, मैं आवाज़ आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, ये सर आप ठीक है। हमारा जब कनेक्शन टूटा है तो वो जो केमिकल एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट पॉजिटिव आया ना, उधर तक हम पहुंचे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर प्रोटोकॉल्स बस जी, बाकी प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल्स कार्य के है सर बाद आप। आखिरी प्रोटोकॉल हाँ जो नहीं, मैं बस वहीं उसका पे फिर रिजल्ट है। मैं बिल्कुल, हम जरा जल्दी हमें पता चल गया था, ठीक हो गया। ये स्लाइड सर वो जो आप बात कर रहे थे कि दूसरी बार फिर पॉजिटिव लिखा हुआ है, वो फिर रिपीट करिएगा काइंडली। राइट 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 राइट, दिस वन, यस। अच्छा, तो अभी रिपोर्ट आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी सर, यस आ रही। सर ये हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब प्रोटोकॉल के बाद इसने प्रोटोकॉल में वो केमिकल भी लिखे हैं। वो रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें उसने लिखा है कि क्या क्या मैंने यूज किया है। इन्फ्रेंस में देखें तो उसने लिखा है कि वो पर्पल और रेड कलर से मैं इन्फ्रेंस ले रहा हूं कि भाई ये कलर पर्पल से रेड अगर हो रहा है तो ये मैं इन्फ्रेंस ले रहा हूं कि इससे अब इसका मतलब है कि वो उसके अंदर नार्कोटिक सब्सटेंस इस प्रोटोकॉल टेस्ट के बाद मुझे ये पता चलेगा। और ये फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट उसने वो कलर वाला लगाया है। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट उसने लगा कि उसमें उसने प्रोटोकॉल में लिखा है कि सॉल्वेंट कौन सा मिलाया है। वो कह रहा है कि जी मैंने मेथनॉल मिलाई है। और मोबाइल फेज में ये एक टूलाउल एक है, और टीएलसी प्लेट बेसिकली वो एक 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 अपरेटस है लाइक, और उसके ऊपर वो इनको मिला के एक खास क्वांटिटी से जो उसने ऊपर मेंशन किए हैं, वो देखे ना ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने 25 ड्रॉप्स कुछ स्मॉल अमाउंट 5A की ऐड की है, उसके अंदर फिर 25 ड्रॉप्स मैंने 5B, ये डिफरेंट केमिकल रीजेंट किसी भी केमिकल को कहते हैं कि जो इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो एक जर्नल सी केमिस्ट्री की टर्म है। अच्छा, नीचे अब उसने वो एग्जैक्ट बता के फिर तीसरी चीज उसने वो उस ऑपरेटर्स में स्प्रेइंग रीजेंट आगे नीचे देखे तो लिखा है कि मैंने फास्ट ब्लू साल्ट वो मिलाया है। और अब वो इन्फ्रेंस ड्रा करते हुए और फिर रिजल्ट पे पहुंचता है। और अब रिजल्ट वो कह रहा है कि जी ये सैंपल सबमिट किया गया था दैट इज आइडेंटिफाइड टू कंटेन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट परफॉर्म। अब उसने टेस्ट को कितने, दो टेस्ट लगाए हैं इस पे, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट लगाया है और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया है। इनमें उसने प्रोटोकॉल भी अपने बताए हैं कि मैंने किस तरह से ये दोनों टेस्ट किए हैं, इनमें क्या क्या चीजें मिलाई हैं, कौन से केमिकल मिलाए हैं, किस क्वांटिटी में मिलाए हैं, किस ऑपरेटर्स पे मैंने यूज किया है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये बताने के बाद अब जो रिजल्ट पे पहुंचा तो दिस रिजल्ट इज बेसिकली द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट। इसके ऊपर आप बीइंग प्रोसिक्यूटर रिलाई करते हैं। एंड इन द एब्सेंस और इन द वेरिएशन और इन द एनी anomaly, a contradiction, even non-compliance of this part, this is your favor if you are on defense side. तो इस रिपोर्ट को आपने इस तरह से परखना है। और अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं यहीं पे, सवाल एक बहुत अच्छा आपका आया था। अब इस रिपोर्ट पे एक सवाल, और पहले थोड़ी सी डिस्कशन वाजिद साहब ने उसका पार्शियली आंसर कर दिया, मैंने बीच में रोक दिया उनको, कि ये रिपोर्ट के ऊपर शायद सवाल ये था जो मुझे उस टाइम समझ आई कॉन्टेक्स्ट से, कि क्रॉस एग्जामिनेशन इसके हवाले से होगा कि नहीं होगा, और प्रेजेंट कैसे करेंगे, और इसकी एविडेंशियल वैल्यू कैसे होगी। जी उसामा, मेरा ख्याल अगर आपने सवाल पूछा, यस अगेन रिपीट कर लें जरा, मैं उसको थोड़ा फर्दर कर दूं। ये सर क्वेश्चन, जी जी ये सर ये क्वेश्चन मेरा ही था सर। वो ये था कि इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू होगी लैब रिपोर्ट की सर,
ठीक वो है। एविडेंशियरी वैल्यू इसकी क्या होगी, और क्या सर हम उसका जो एक एनालिस्ट है सर, क्या उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है या नहीं उसके क्रॉस रिपोर्ट एग्जामिन की किया, बुनियाद पर? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए सीआरपीसी जर्नल लॉ है, बड़ी पुरानी है, 2000 2000 कह रहा हूँ 1898 में लिखी गई। अब सेक्शन 510 में कुछ जिक्र किया गया कुछ रिपोर्ट्स का, 5 किस्म के उसमें हैं कि फिंगरप्रिंट्स क्या है, वो बैलिस्टिक का है, केमिकल एग्जामिनर का है, एक्सप्लोसिव का है, वो एक्सपर्ट्स की बात हुई है। अब सवाल ये आता है उसके बाद कि वो बंदे जो उस में नहीं है शामिल, तो फिर उसमें तो 510 में तो है कि वो पर्सी एडमिसिबिलिटी लिखा हुआ है वहां पे, और पर्सी एडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो विटनेस या उसका सब्सक्राइबर या विटनेस, उसको पेश होने की जरूरत नहीं है, उसको पेश होने की जरूरत नहीं है। तो वो कोई भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो कि ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन साइड से प्रोसिक्यूटर होता है वो उसको टेंडर कर सकता है और उसके ऊपर रिलायंस होगी, पर्सी एडमिसिबिलिटी है। अदरवाइज उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होंगी वो तो नहीं होगी। फिर जो पार्सी एडमिसिबल नहीं है उनको तो सब्सक्राइबर, विटनेस या जिसने उसको एक्नॉलेज किया होगा वही कर सकेगा ना टेंडर। तो ऑब्वियसली वो पर्सन भी दैट विल बी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वहां पे एक्सपर्ट में ये शामिल नहीं है, तो फिर ये इसकी पर्सी एडमिसिबिलिटी हम कहां से ड्राइव करेंगे? सेक्शन 9 पीएफएसए एक्ट का 2007 का, उसके अंदर मेंशन है कि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज एज इन रिलेशन टू द सीएनएसए एक्ट, दे आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 35 सीएनएसए, दे आर डीम्ड टू बी, ये एग्जैक्ट वर्डिंग में बोल रहा हूं, अगर आप अभी डाउनलोड कर लें तो आपके सामने सेक्शन 9 में ये उसका क्लास 2 या 3 में होगा, दे आर डीम्ड टू बी एक्सपर्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 510 सीआरपीसी। मतलब उनको इक्वल कर दिया जो सेक्शन 510 में है, मतलब उसकी रिपोर्ट को पर्सी एडमिसिबिलिटी दी गई। और अभी आपको सीएनएसए में वाजिद साहब ने बताया सेक्शन 36 में जो इसकी रिपोर्ट्स हैं इनको कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। तो जब कंक्लूसिव एविडेंस लिया जाएगा, हाँ आपके पास ऑप्शन है रिबटल का। कंक्लूसिव एविडेंस में अगर अगर देखिए ना, कोर्ट, आप कानून शहादत आप सब ने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, और उसमें मुख्तलिफ प्रिजम्पशंस हैं, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे हैं, फैक्ट्स पे हैं, फिर कुछ फैक्ट्स जिनको हम कंक्लूसिव फैक्ट्स जो जो प्रिजम्पशंस हैं जिन पे फिर कोर्ट पार्टी को अलाउ नहीं करती उसकी ऑर्डिनरी रिबटल में। ये रिपोर्ट्स भी जो हैं एक सूरत में है, आप और मैं ऑथोराइज नहीं है, हमें राइट नहीं है ये, मैं प्रोसिक्यूटर के तौर पे भी और आप डिफेंस के तौर पे भी, कि आप खुद से गवर्नमेंट एनालिस्ट को बुला सके। यस, इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट जो है अगर ये समझती है कि रिपोर्ट के अंदर कोई इम्बिग्यूटी है, रिपोर्ट क्लियर नहीं है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट को कॉल कर सकती है, कोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट को कॉल कर सकती है और उसकी क्लैरिफिकेशन सीख कर सकती है, उसकी क्लैरिफिकेशन सीख कर सकती है। और अगर कोर्ट उसको बुलाए, क्लैरिफिकेशन सीख करे, टू then to the extent of that clarification you can put questions। लेकिन जैसे एक ऑर्डिनरी विटनेस को आप, जो विटनेस टेंडर करता है कोई भी डॉक्यूमेंट और उसके टेंडर करने पे वो एविडेंस का हिस्सा बनता है, जिसको हम एग्जिबिट होता कहते हैं कि जी वो अब डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया है, जो विटनेस मतलब एविडेंस का हिस्सा बन गया है। एग्जिबिट को आप सारे पे नहीं सवार करना, एग्जिबिट सिंपल एक चीज है कि कोर्ट एक अपना एक मार्क उसको एलोकेट करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इन द लेटर स्टेज ऑफ द ट्रायल, दैट्स इट। हाँ, लेकिन अगर वो एग्जिबिट नहीं लगा तो इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में पेश नहीं हुआ। एग्जिबिट इस वजह से जरूरी हो जाता है कि उसका उसको उसको एग्जिबिट लगने का मतलब है कि वो एविडेंस में पेश हुआ है, अदरवाइज तो समझा जाएगा पेश ही नहीं हुआ। तो जो पर सी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट, जो अभी मैंने आपको रेफर किया सेक्शन 9
जिसके मुताबिक ये 510 सीआरपीसी का ही इसको स्टेटस है इस एक्सपर्ट को, तो इसकी इसकी अब ये इसको परसीड विजिबिलिटी है। तो इस वजह से आपका राइट नहीं है कि आप गवर्नमेंट एनालिस्ट को बुलाएं और उसको क्रॉस एग्जामिन करें। उसामा साहब, बात समझ में आई है? सिर्फ एक सर मैंने इट आपको मींस बता दी दैट, कि जो यस एक्सेप्शन सर, है। सर इट मींस, जी जी, यस सर, यस सर, एक्सेप्शन मैंने आपको यस बताई सर, कि इट मींस इसके अंदर दैट इट्स द क्लैरिफिकेशन ही तो डिस्क्रिप्शन कोर्ट ऑफ बुला द सकता कोर्ट। जी, अपनी क्लैरिफिकेशन। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, तो मतलब टू कंक्लूड, अब कोई ओपन है सेशन, अब आखिरी हमारे पास जो अभी 5 7 या 10 मिनट है, कोई भी सवाल ट्रायल पे, आप ये नहीं कि आप आज ही अभी सवाल करेंगे वो जी ट्रायल में वो बात भी बता दें और वो बात भी बता दें, तो इस तरह वो ना एक मेस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी बड़ी आज फर्स्ट डे है, आज हमारा थ्योरी बेस थी, थ्योरी हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं थ्योरेटिकली इस्तेमाल होती हैं, उनको लेके चल के, तो ताकि हम प्रैक्टिकली ट्रायल के अंदर जो चीज़ें यानी उनको हमारे जहन में हो कि अच्छा ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये कहाँ प्रोवाइडेड है, किस लॉ में, किस रूल में लिखी हुई। पर्पज ये था। तो अगेन कोई इस हवाले तक कोई अभी सवाल हो तो हम, यस, फोरम इज ओपन। सर ये जो रिपोर्ट आपने अभी ये पेश की है, तो इसके अंदर एक पहले रिजल्ट है और एक दूसरा रिजल्ट है, केमिकल रिजल्ट। तो ठीक कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों रिजल्ट के अंदर कंट्राडिक्शन हो, कि कोई है, यस, रिपोर्ट आपने देखी और देयर इज अ दूसरी तो। प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी आप यूं कहें कि कोई 1% है। रीजन क्या है, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है क्यों? पहली बात ये है कि आपकी पुलिस बड़ी सियानी है इस मामले में। इन्वेस्टिगेशन में वो 1000 फला छोड़ते हैं ताकि दोनों तरफ खेल सकें, पिच के दोनों तरफ खेल सकें। पहले केस बनाएं, अपनी एफिशिएंसी शो कर लें, और फिर केस बिगाड़े बाकी मामलात के लिए। लेकिन वो करेंगे क्या कि अगर कई मरतबा होता है ऐसा, ये पिछले 1 साल में 3 4 दफा मेरे साथ हो चुका है कि एक बार उसने ये चर्स गर्दा का केस था, माल मुकदमा खुलवाया तो उसमें से मेहंदी निकली, ये पिसी हुई ना मेहंदी निकली उसमें से। अच्छा, एक बार इसी तरह से वो चर्च का केस था, उसने कहा कि जी वो उसमें थी, कंपैक्ट फॉर्म में थी, नरम फॉर्म में थी। ठीक है जी, केस ये था, खुलवाया गया पार्सल, केस प्रॉपर्टी वकील साहब ने खुलवाई, उसमें से साबन, काला साबन, ये कपड़े धोने वाला, वो निकला। हमारे अभी इस सेशन में कोई खातून तो नहीं है? हाँ, अच्छा, एक सेकंड जरा मैं देख लूं। मेरा ख्याल है वो अभी, मैं पहले देख रहा था कि वो ना, अच्छा, चले मैं एक मिसाल छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा, तो एक चीज और थी, टेल्कम पाउडर, ये कई बार आइस का केस होता है, टेल्कम पाउडर निकलता है। ठीक है, तो ये मतलब है, हो सकता है लेकिन बड़ा कम होता है। अच्छा, और वो जो आपने बात की ना कि रिपोर्ट में उसके रिजल्ट में, कि पहला रिजल्ट है आपका, उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन विदाउट प्रोटोकॉल। ठीक है, वो है उसकी अपनी एक एनालिसिस। लेकिन जो दूसरा रिजल्ट उसने लिखा है, वो उसने आफ्टर प्रोटोकॉल, ऑब्जर्विंग प्रोटोकॉल, दोनों टेस्ट लगा के फिर दिया है। तो वो जो रिजल्ट आया है ना बाद में, होता बड़ा कम है ऐसा। लेकिन ये होगा कि जो अगर पहले में ही उसके टेस्ट के अंदर वो कोई नार्कोटिक सब्सटेंस आई नहीं, तो वो सब्सीक्वेंटली उसको वो लिख देगा कि देयर इज नो नीड टू फर्दर कंडक्ट दी प्रोटोकॉल टेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से अगर पहले में वो नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं आएगा तो वो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर जी जी,
सर ये जो टोटल क्वांटिटी के कितने परसेंटेज जो है वो लेबोरेटरी में उसको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा सर? ये कोई रूल्स वगैरह में कहीं कहीं पर परसेंटेज के हवाले से या ग्राम्स वेट के हवाले से सर इसकी जो एक वो है ही वजाहत रूल है? था और उस रूल में परसेंटेज का जिक्र नहीं है उसमें। अभी हमने वर्ड पढ़ा था रूल 5 के अंदर शुरू में, बिल्कुल रीजनेबल क्वांटिटी का वर्ड है। तो वो रीजनेबल क्वांटिटी के हवाले से इसकी फर्दर एलेबोरेशन अमीर जेब केस है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के हवाले से। देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ द परसेंटेज बट थ्रू प्रेसिडेंट्स ये एक इवॉल्व है कि 10% जो है वो सैंपल जो है उसका वो 10% के हिसाब से है, लेकिन वो बेसिकली तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की एक उसको सफिशिएंट एक क्वांटिटी हो जो रिफ्लेक्ट कर रही हो इन होल। अब ये ना हो कि आपके पास 10,000 ग्राम बरामदगी और उसमें से आप 5 ग्राम निकाल रहे हो, तो वो दैट विल नॉट बी डीम्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। उस पर हम थोड़ा डिटेल में मीर ज़ेब केस डिस्कस करेंगे ऑन आवर थर्ड डे, लेकिन देयर इज नो फिक्स क्वांटिटी, बस रीजनेबल का वर्ड है। रूल में कोई ऐसा नहीं है कि कितने परसेंट होनी चाहिए। ओके सर, मतलब ये कि यहाँ पर सर इस केस में सर बड़ा सब्जेक्टिव सा वर्ड है, तो ये चेंज वेरी होगा सर, केस टू केस वेरी हो सकता है। होता है। अब आप तो क्या देखें हम इस इस्लामाबाद पे प्ली में, ले सकते हैं कि? देखिए पता क्या है, ये डिपेंड करता है आप जब केस बनाते हैं। अब देखिए ना, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस है आइस का हो। अब आइस जितनी भी हो तो यहाँ ये बेचते हैं 1 ग्राम। इस्लामाबाद की पुलिस 1 ग्राम बेचती है, चाहे आपका हजार ग्राम क्यों ना निकाली हो, 5,000 ग्राम क्यों ना निकाली हो, तो ये 1 ग्राम बेचती है आइस। आपकी नजरों से गुजरती होंगी जजमेंट्स, 1 ग्राम जाती है। इसी तरह यहाँ 400 तो जितनी भी हो ये बेचते हैं 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन पंजाब में ये डिफरेंट भी है। पंजाब में मैंने जब मैं पंजाब में प्रोसिक्यूशन कर रहा था तो वहां मैंने देखा है कि अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो 100 ग्राम भी बेचते हैं, 50 ग्राम भी बेचते हैं। 10 ग्राम मतलब अगर 1,000 1 ग्राम तक है तो 10 ग्राम बेच देते हैं। इसी तरह आइस का वहां 10 ग्राम बेची जाती है, यहाँ 1 ग्राम बेची जाती है। तो ये कोई इस पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एग्जैक्ट कितने ग्राम बेचने। हाँ, ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की वर्डिंग है, रीजनेबल क्वांटिटी सैंपलिंग की वर्डिंग है, तो ये तो जरूर आप सजेस्ट करते हैं अपने डिफेंस में कि वो अगर देखें ना। अब मेरे ना एक मैंने ट्रायल किया इस्लामाबाद, ये इससे निकला दरबार है अपना गोलड़ा शरीफ के करीब से 25,500 लीटर शराब बरामद। 25,005 पूरा कंटेनर जो था ना वो बेसिकली रिकवर हुआ। नहीं वलैती इतनी नहीं होती नहीं, कंटेनर पूरा जनाब लोड हो गए। 25,500। अब उसमें से उन्होंने जो शराब मतलब वो भेजी हुई थी वो, तो वो उन्होंने 2.5 मतलब वो पूरे कंटेनर के उसके अंदर कोई 8 एक वो बने होते हैं ना, वो डिफरेंट उसके अंदर बने होते हैं, सेग्रीगेट हुआ पोर्शन बने होते हैं। वो कोई मेरा ख्याल 8 पोर्शन उन्होंने इंडिकेट किए और 8 में से उन्होंने कहा कि जी हमने 100 ग्राम निकाली है। तो मुझे भी बड़ा उसमें हैरानगी हुई कि इतनी क्वांटिटी में से मतलब सिर्फ 800 ग्राम का सैंपल, तो सॉरी लीटर 800 800 ml सर, एम एल ml। 800 ml। तो दैट वाज नॉट लाइक उसमें यस उसने डिफेंस काउंसिल ये सवाल उठाया। बरी तो खैर और भी बहुत सारी चीजें थी, बरी हो गए बंदे, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन यस ये सवाल उसमें बड़ा एक क्रूशियल था कि जनाब दिस वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इतनी इतनी छोटी छोटी शीशियां वो उठा के ले आए। मतलब ये तो रीजनेबलनेस तो ये हर केस टू केस वेरी करेगी। अब ये इसके लिए हम कोई एक यार्ड स्टेक तो नहीं हो सकती कि हर केस के लिए एक जैसी हो, ये केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है जी, तो कल हम मिलेंगे इसी वक्त पे। कल हमारा 2 सेशन है। एक सेशन में हम ट्रायल
का प्रोसीजर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और CNSA का ट्रायल, दोनों स्टेजेस देखेंगे, प्री ट्रायल स्टेज भी और अदालत के अंदर वाली भी। और फिर उसके बाद अदनान साहब अपनी महारत दिखाते हुए वो आपको हर एक गवाह के ऊपर जितने आप दोनों पर्सपेक्टिव से, पहले प्रोसिक्यूशन का तो आसान है, वो आजकल तो वो फाइल भी नहीं पकड़ते, जबानी कलामी करवा देते हैं, चाहते हैं, इतने एक्सपर्टीज हुई हुई है। तो वो भी प्रोसिक्यूशन पर्सपेक्टिव से भी, कि अगर कल को आप प्रोसिक्यूटर बनते हैं और अगर आप डिफेंस साइड से, तो हर एक गवाह के ऊपर आपकी मुतवक्के मुमकिना जिरा क्या हो सकती है, इस पे भी बहस होगी। और ये अगर जब बहस कर लिया आपने, अपना डिफेंस तैयार कर लिया, तो फिर आपने कौन कौन से केस ला देने हैं अपने डिफेंस में, ये इंशाल्लाह हमारा परसों का टॉपिक होगा। तो जी आई होप कि आप इतना बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ा बहुत हुए होंगे, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।